नमस्कार। पॉलिटिकल क्लासेज 2M चैनल में आपका स्वागत है। हम राष्ट्रपति का टॉपिक देख रहे थे, जिसके अंदर उसका अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 निर्वाचक मंडल हो गया था। अब देखते हैं अनुच्छेद 55 यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली क्या है और वो किस प्रकार से है। तो वो समझेंगे, पूरा टॉपिक समझेंगे, लास्ट तक देखना, आपको राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पूरी समझ में आ जाएगी। तो देखो, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली है वो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो कि अनुच्छेद 55 में है, जिसका वर्णन कहाँ है, अनुच्छेद 55 में। और यह जो व्यवस्था है ये ली गई है आयरलैंड देश से। कहां से ली गई है? आयरलैंड देश से ली गई है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की व्यवस्था आयरलैंड से ली गई है। हमें पता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, निर्वाचक मंडल में कौन होता है, संसद के निर्वाचित सदस्य, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब हमें ये देखना है कि राष्ट्रपति की चुनाव की जो एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो कैसे होती है, यानी कि इसका चुनाव कैसे होता है। तो देखो, इसमें होता क्या है, सबसे पहले सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व समान रूप से मिल सके, इसके लिए मत मूल्य निकाला जाता है। मत मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले निकाला जाएगा विधानमंडल के सदस्यों का मत मूल्य, यानी कि विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य। वो कैसे निकलता है? उसके लिए सूत्र है राज्य की कुल जनसंख्या बटा राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जिस राज्य का ये मत मूल्य निकाला जा रहा है उस राज्य की जनसंख्या कितनी है बटा वहां के विधानमंडल के सदस्य कितने हैं। तो ये वहां और भाग 1000, इसको हल किया जाएगा। फिर आता है कि संसद सदस्य का मत मूल्य। संसद सदस्य का मत मूल्य निकालने के लिए राज्य की विधायिका के सदस्यों के कुल मत, विधायिका यहाँ जो यहाँ पर आया एक सदस्य का आएगा, फिर उसको जितनी यहाँ पे संख्या होगी उससे गुना कर देंगे और उस राज्य की विधायिका के सदस्यों का कुल मत आ जाएगा। फिर बटा लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी कि उस राज्य से लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्य चुनकर जाते हैं। जैसे राजस्थान से 25 लोकसभा में, 10 राज्यसभा में, तो टोटल कितने हो गए? 35। यहां पर आ जाएगा 35। फिर ये हल हो जाएगा। फिर निकाला जाएगा न्यूनतम कोटा। न्यूनतम कोटा निकालने का सूत्र है वो है डाले गए वैध मतपत्रों की संख्या बटा निर्वाचित सदस्यों की संख्या। तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या में प्लस कितना करना है? 1। तो निर्वाचित सदस्य भारत के अंदर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति एक ही नियुक्त होता है, तो उसके प्लस में 1, 2 हो गए और यहाँ लास्ट में 1। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इनका सबका टोटल मत मूल्य निकलता है, वो निकलता है 1 लाख। 1 लाख हो गया। तो ये हो गया डाले गए वैध मतपत्रों की संख्या बटा निर्वाचित सदस्यों की संख्या 1 प्लस में 1 और यहाँ पर प्लस में 1। तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 का भाग दिया इसके अंदर तो 50,000 हो गए और यहाँ पे 1 है तो 50,000 1 हो गया। यानी कि अब वह राष्ट्रपति चुना जाएगा जिसने इन मतों में से कितना मत प्राप्त किया हो, 50,001 या इससे ज्यादा। 50,001 या इससे ज्यादा, इससे कम वाला राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जैसे आपको उदाहरण देता हूं, जैसे भारत के अंदर कितने भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन पत्र भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 सदस्यों ने निर्वाचन पत्र भरा है, A, B और C और D। तो इनमें से अब ये है क्या कि ये जितने भी सदस्य मत डालेंगे वो इनको वरीयता के क्रम में डालेंगे। भाई मैं पहले नंबर पर इसको पसंद करता हूं, दूसरे नंबर पर इसको, तीसरे नंबर पर इसको, चौथे नंबर पर इसको। इसलिए प्रत्येक सदस्य इन चारों को मत देगा। प्रत्येक सदस्य इन चारों को मत देगा। जैसे मान लीजिए एक ए है जो है उसको 30,000 लोगों ने पसंद किया है पहले नंबर पर। फिर है बी को 20,000 लोगों ने पसंद किया है पहले नंबर पर। फिर सी है, उसमें है 40,000 लोगों ने इसको पसंद किया है। फिर जो डी है इसको 10,000 लोगों ने पसंद किया है। यहां तक हो गया। तो इसमें न्यूनतम कोटा किसी को भी नहीं मिला अभी तक, 50,000 है।
इनके पास 30, 20, 40 और 10। तो ये वरीयता के आधार पर इन्होंने मत दिए और इसको बोलते हैं प्रथम मतगणना। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रथम मतगणना। अब यदि न्यूनतम कोटा किसी को भी नहीं मिला तो इसमें यह देखा जाएगा कि सबसे कम किसके हैं, तो सबसे कम किसके हैं, डी के हैं। तो डी हो जाएगा चुनाव से बाहर। डी क्या हो जाएगा, चुनाव से बाहर हो जाएगा। अब चुनाव से बाहर हो जाएगा तो इसमें तो 10,000 मत थे। अब उनमें देखा जाएगा कि इन्होंने पहले नंबर पर तो डी को पसंद किया था, दूसरे नंबर पर किसको पसंद किया, तीसरे पर किसको किया और चौथे पर किसको किया। तो अब इनको यदि देखा जाए तो मान लीजिए ऐसे हो गया कि इनमें से 5,000 ने दूसरे नंबर पर ए को पसंद किया, इनमें से 2,000 ने तीसरे नंबर पर बी को पसंद किया और चौथे नंबर पर इन्होंने सी को पसंद किया। तो इस प्रकार से अब इसको कहेंगे द्वितीय मतगणना। द्वितीय मतगणना। अब इसके अंदर हो गए 35,000 और इसके अंदर हो गए 22,000, इसके अंदर हो गए 43,000। अब इसमें भी किसी को भी न्यूनतम कोटा नहीं मिला तो अब इसकी होगी कि तृतीय मतगणना और इसमें जिसके सबसे कम आए वो क्या हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा। तो सबसे कम थे 22,000, तो ये क्या हो गया, बाहर हो गया। अब मान लीजिए यहां पर किसी के बराबर आ रहे हैं, किसी के बराबर आ रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि पहली मतगणना के अंदर कम किसके आए हैं, पहली मतगणना में, वो यहां से फिर बाहर होगा। मान लीजिए यहां पर किसी के दो के क्या हो गया, बराबर हो गया, तो बराबर हो गया तो उस स्थिति के अंदर बाहर कौन हो, तो बाहर उससे पहले की मतगणना में देखा जाएगा कि कम किसके थे, वो वहां से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यहां पर 35,000, 22,000, 43,000, फिर भी हमें 50,000 एक प्राप्त नहीं हुआ, तो इसलिए अब इसकी होगी तृतीय मतगणना। तृतीय मतगणना के अंदर ये सबसे कम था, इसलिए ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब इनके जो वोट है वो इनमें बांट दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसके अंदर आ गए 20,000 और इसके अंदर आ गए 2,000, तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55,000 और ये कितना हो जाएगा 45,000। तो अब हमें न्यूनतम कोटा मिल गया 55,000। तो अब ये क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति। और ये मतगणना तब तक चलती रहती है जब तक कि किसी भी राष्ट्रपति को न्यूनतम कोटा 50,000 एक प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक ये मतगणना चलती रहेगी। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो आप कमेंट करके बोले, मैं आपको फिर से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक धन्यवाद।